हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज अपने एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में हम लोग पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये जो सेक्शन है पीजेंट मूवमेंट्स का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। इस पे ना मैं दो वीडियो तुम्हारे लिए लाऊंगा। आज एक वीडियो जहां पे हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड, और एक और वीडियो नेक्स्ट वीक में। इससे आपका पीजेंट मूवमेंट का जो पार्ट है ना वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। फिर पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड, फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड, आप जिस भी नाम से इसको बुलाएं, किसान आंदोलन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में फिर नहीं मिस होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो हर इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन कब हुआ, तेभागा मूवमेंट क्या था, डेक्कन में किस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं बट थोड़ा राइट भी देखने को मिला, मोपिला रेबेलियन या मोपिला प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ पर वहां पर भी कम्युनल राइट्स देखने मिले, ये सब भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन। ओके, चलिए, सेशन का डॉक्यूमेंट इंग्लिश और एसएमएस दोनों में अवेलेबल रहेगा, तो एसएमएस मीडियम स्टूडेंट भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा वो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द जनरल नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पर ना पर्टिकुलर किसी मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इंडिया में कॉलोनियल, जो इंडिया था, कॉलोनियल रूल जब चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, तभी पीजेंट मूवमेंट का क्या कैरेक्टर है। यहां ना बेसिकली पीजेंट मूवमेंट को, गाइस, जो पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे, इनको ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बेसिकली डिवाइड किया जाता है प्री 1857 और जस्ट आफ्टर 1857। ठीक है, बेसिकली एक ये डिवीजन होगा, और फिर एक डिवीजन किया जाएगा पोस्ट द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। इस पोस्ट द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में फिर एक सब डिवीजन आगे हम कर सकते हैं गांधीयन ईरा का, जब गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंट्री करेंगे। तो ऐसे करके डिवीजन किया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई फॉर्मल डिवीजन नहीं है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसी पे अब क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट क्या? The early peasant movements were often localized and centered around specific economic grievances। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है जो कि सही है कि जो पहले अर्ली पीजेंट मूवमेंट्स थे 1857 के पहले वाले, बहुत ज्यादा वैसे हुए नहीं है, या जस्ट 1857 के बाद कौन सा, इंडिगो रिवॉल्ट है ना, इंडिगो रिवॉल्ट। वैसे ये कहें तो चल तो रहा था 1857 के रिवॉल्ट के ड्यूरेशन में ही, बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेजर इवेंट हो गया। इंडिगो रिवॉल्ट पे किसका ध्यान जाएगा? बंगाल के गांव में चल रहा था। तो जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ ना, इंडिगो रिवॉल्ट आ गया न्यूज में, लाइमलाइट में, तो उसका टाइमलाइन उसके जस्ट बाद ड्रॉ किया जाता है इस वजह से। तो ये जो मूवमेंट चल रहे थे ये लोकलाइज्ड होते थे, मेनली इनका जो ग्रीवांसेस होता था वो रीजनल इकोनॉमिक ग्रीवांसेस के वजह से होते थे। इसका इंपैक्ट ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया पर इंपैक्ट पड़ेगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। इवन इंडिगो रिवॉल्ट ये सिर्फ बंगाल में चला, इसका रिलीफ तो पूरे बंगाल से बाहर बिहार और उड़ीसा में भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। करेक्ट। In many movements, peasants fought against immediate exploiters such as landlords, money lenders and planters। ये भी करेक्ट है कि पीजेंट मूवमेंट वैसे तो ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसीज के अराउंड सेंटर होता था, पर कई बार जो मिडिल मैन होते थे ना, जैसे जमींदार हो गए, साहूकार, मनी लेंडर्स हो गए, यूरोपियन प्लांटर्स हो गए, इनके अगेंस्ट भी पीजेंट मूवमेंट होता था कि यही जमींदार या ये जो साहूकार, मनी लेंडर्स होते थे, ये किसानों की जमीन को कैप्चर करके रखते थे। किसान बेचारे उनसे उधार मांग रहे हैं ब्रिटिश के रेवेन्यू को चुकाने के लिए, जो टैक्सेशन उन पर इंपोज होता था उसके लिए, प्रॉफिट कम हो रही है, तो ये जमींदार और ये मनी लेंडर ये इनकी जमीन हथिया लेते थे। ये क्या करते थे, कई फार्मर्स को जो कि ट्राइबल रीजन्स में रह रहे हैं उनको अपनी जमीन से निकाल देते थे, उनके जो फॉरेस्ट राइट है वो भी खत्म कर देते थे, झूम कल्टीवेशन नहीं करने देते थे। ये सारे भी रीजन थे। इंटरमीडिएरीज के अगेंस्ट भी पीजेंट मूवमेंट चलेगा। करेक्ट है। थर्ड, द पीजेंट मूवमेंट्स बिफोर द 20th सेंचुरी, मतलब हम जो 1857 वाला फेज की बात कर रहे हैं या जस्ट उसके आफ्टर, वर जनरली ऑर्गेनाइज्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बिफोर 20th सेंचुरी गाइज, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थी। कांग्रेस का फॉर्मेशन तो भले 1885 में हो गया, पर उतनी इफेक्टिव थी क्या? पहले 20 ईयर्स तक तो सिर्फ वही चल रहा था, राजकुमार साहब की मूवी की तरह, पहले मुलाकात, फिर बात, फिर बात, फिर बात, फिर बात। मॉडरेट कांग्रेस वैसे ही तो चल रही थी। तो पीजेंट्स मूवमेंट्स कहां से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से चलेगा? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तो एक्चुअली में 1936 के अराउंड बनता है, जिसको हम ऑल इंडिया किसान सभा बुलाते हैं, है ना, 1936 में। इससे पहले भी अगर हम किसान सभा की बात करें तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनेगा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा,
ये भी 20th सेंचुरी में है, अराउंड 1929 के अराउंड बनेगा। कौन फाउंड करेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। और यही स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये आगे जाकर ऑल इंडिया किसान सभा का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब 20th सेंचुरी की बात है, 21 साल बीत जाने के बाद। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। Fourth, from the Gandhian phase onwards, peasant issues increasingly became connected with the wider national movement. ये सही बात है। जैसे गांधी जी ने वैसे तो चंपारण से शुरू किया था। चंपारण देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है चंपारण। चंपारण मीट के लिए, गांधी जी के पहले चंपारण सत्याग्रह के लिए, तुम्हारे प्रशांत सर के लिए, वो भी चंपारण से है। कभी उनसे चंपारण मीट बनाने की रेसिपी पूछना, और जो लोग खाते हैं उनको पसंद आएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया और फिर उसके बाद जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तब भी उन्होंने पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इंश्योर करवाया। तो अब पीजेंट धीरे धीरे नेशनल लेवल पर भी दिख रहे थे। थर्ड रॉन्ग था, हमें करेक्ट ढूंढना है। हम क्या चूज करेंगे? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 है क्या? यस, बन गया ये क्वेश्चन। पीजेंट मूवमेंट का कैरेक्टर भी हमें पीजेंट मूवमेंट का समझ में आ गया। ये रहा एसएमएस ट्रांसलेशन। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट का कैरेक्टर समझ में आ गया। हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन कॉलोनी इन इंडिया। कि क्या कॉज होता था पॉसिबल? पहला क्या? हाई लैंड रेवेन्यू एंड स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन कंट्रीब्यूटेड टू पीजेंट इंडेप्टेडनेस। सही बात है। अब तुम भी खुद किसान की तरह सोचो कि लैंड रेवेन्यू रेट काफी हाई होगा। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू फिक्स करने से पहले, जैसे ब्रिटिश की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी ना, पॉपुलर पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हम क्लास में पढ़ते हैं। परमानेंट सेटलमेंट अराउंड 1793 का। इसमें कोई लैंड असेसमेंट नहीं होता था, नो लैंड असेसमेंट। यहां पे कोई रिव्यू नहीं होता था। एक बार रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, कोई रिव्यू नहीं होता है। इवन इसके बाद जो रैयतवारी आया ना, रैयतवारी महालवारी, तो रैयतवारी महालवारी में वैसे रिव्यू का एंड लैंड असेसमेंट का प्रोविजन ऑन पेपर तो अवेलेबल था, बट एक्चुअली में किया नहीं जाता था। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे ना, वो गांव में जाते ही नहीं थे असेसमेंट करने के लिए। तो यहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इनकॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, उनके इनइफेक्टिवनेस की वजह से भी रैयतवारी फेल हुई। और रेवेन्यू रेट तो हाई था ही, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलती थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिससे बेचारे उधार में दबे हुए थे। करेक्ट। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेड लैंड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर क्लोजली लिंक्ड टू मार्केट फोर्सेस। कि जब कॉमर्शियलाइज किया गया एग्रीकल्चर को, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन। अब पहले जो किसान है वो किसान क्या उपजा रहे हैं? चावल, गेहूं, दाल, है ना। बिहार की हम बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि यहां से फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद यहां ब्रिटिश आकर और बाकी यूरोपियन प्लांटर्स आकर इंडिगो कल्टीवेट स्टार्ट करवाते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप है। शुरू में ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करेगा, और मार्केट फोर्स शुरू में इंडिगो के फेवर में है, जो इंडिया से ग्रो हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे जर्मन मेड डाइज आ जाएंगे, तो फिर मार्केट फोर्स बोलेगा हमको इंडिया के इंडिगो की जरूरत नहीं है, लॉस होना शुरू। ठीक है, तो मार्केट फोर्स पे काफी लार्जली डिपेंडेंट है। आटा, दाल, चावल में तो ये है ना कि उसकी डिमांड तो बनी रहेगी, मार्केट फोर्स पे लार्जली डिपेंडेंट नहीं होता है उतना। बुझे? कॉलोनियल कोड्स एंड लॉज ऑफन स्ट्रेंथन्ड द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स ओवर पेजेंट्स। ये तो सही बात है। ये तो सिर्फ कॉलोनियल कोड्स की क्या बात करें, आज की सरकारें भी बेचारे किसानों के लिए कितना काम करती हैं। ये तो किसान भाई बंधु जानते ही होंगे, या तुम में से जो लोग किसान फैमिली से हो, जो देख रहे हो। तो कॉलोनियल कोड तो लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स को हमेशा स्ट्रेंथन करता है। ये था, रेवेन्यू रेट हाई होते थे, जमींदार्स को, मनी लेंडर्स को ऑर्डर दिया जाता था, जमींदार्स को कि भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, जैसे हो सके वैसे कलेक्ट करो। हालांकि जमींदार्स के भी कई बार जमींदारी राइट चले जाते थे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में मैंने तुमको सनसेट क्लॉज बताया था। सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज को ऐसे समझ लो कि अगर सनसेट होने तक आप पैसा लेके फार्मर से नहीं आ पाए, चाहे उसका खून बेचकर हो, चाहे उसको बेचकर हो, तो तुम्हारी जमींदारी खत्म कर दी जाएगी। सनसेट कहने का मतलब कि एक फिक्स टाइम तक। इससे कई जमींदारों की जमींदारी राइट भी चली गई थी, पर वो तो बाद में होगा ना, शुरू में तो जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहा है। करेक्ट है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन लैंड एंड इंप्रूव्ड द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पीजेंट्स। नहीं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन लैंड एंड इंप्रूव्ड द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पीजेंट्स। ये एक्चुअली उल्टा हो गया कि जब हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो रहे थे ना, जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर काफी बढ़िया आर्टिस्टिक क्वालिटी थी, चाहे वो हम सिल्क वर्क की बात करें, चाहे हम कॉटन वर्क की बात करें, चाहे गोल्ड पे वर्क की बात करें, हम उसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक की बात करें, बढ़िया हैंडीक्राफ्ट था। और इन सबको ना रॉयल पेट्रोनेज से और बढ़ावा भी मिलता था। पर जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने अपने फैक्ट्री मेड गुड्स को प्रमोट किया, और धीरे धीरे ये जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, ये लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे बर्बाद होने लग गई। तो इससे लैंड पर प्रेशर तो और इंक्रीज होगा ना, कम कैसे होगा?
अब उसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि पहले घर का एक आदमी वो एक बढ़िया सा खिलौना बनाकर बेच सकता था, कपड़ा बनाकर बेच सकता था, उसका धंधा बर्बाद हो गया, अब वो भी खेती में घुस गया। तो 4 रॉन्ग हो गया। हाउ मेनी आर करेक्ट पूछ रहा है, हम क्या चूज करेंगे? ओनली 3, है ना। डिटेल में मैं समझाते जाऊंगा, तुम्हें समझने का काम करना है, राइट। ये एसएमएस ट्रांसलेशन रहा उसका, आप इसको एसएमएस ट्रांसलेशन भी पढ़िएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो रिबेलियन जस्ट आफ्टर 1857, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। चल वैसे 1857 के टाइम में भी था, बट तभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, तो जस्ट आफ्टर 1857, 1859-60 की बात तभी ऑब्जर्व किया जाने लग गया, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 1858 में खत्म हो जाएगा। पहला क्या, इट वॉज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स इन बंगाल। करेक्ट है कि इसका मेन जो टारगेट थे यहाँ पे फार्मर्स ने, यहां पर याद रखिएगा, देखो मैं लिखवा देता हूं, विश्वास ब्रदर्स थे। विश्वास ब्रदर्स ने इंडिगो जो प्रोटेस्ट है या इंडिगो रिवॉल्ट है इसको लीड किया था बंगाल में। तो इसका मेन टारगेट थे यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बाध्य कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे बंगाल के हमारे कल्टीवेटर्स। इंडिगो को लेकर गांधी जी भी अपना चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, पर वो बाद में है गाइस। ये जो हम इंडिगो रिवेलियन की बात कर रहे हैं ये पोस्ट 1857 है, 1859-60 के अराउंड। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बाद में 1917 में स्टार्ट होगा, बुझे। Peasants resisted the forced cultivation of indigo because it was unprofitable and reduced soil fertility। एकदम करेक्ट है, सॉइल फर्टिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, क्योंकि एक ही टाइप का क्रॉप बार बार मोनोकल्चर के फॉर्म में उगाते जाएंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। और ऊपर से हम मार्केट में इंडिगो का डिमांड भी नहीं बचा था उतना ज्यादा। यही तो चंपारण का भी इशू होगा जब 3 कठिया सिस्टम होगा। यहाँ 3 कठिया सिस्टम नहीं है, 3 कठिया सिस्टम का है चंपारण में 1917। करेक्ट। द प्ले नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा डिपिक्टेड द ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स बाय इंडिगो प्लांटर्स। ये करेक्ट है। देखो 1857 में जो इंटेलिजेंसिया था ना, इंटेलिजेंसिया ने कुछ लिखने का, नया पोएट्री प्ले वगैरह लिखने का उतना नहीं सोचा। ये उनकी एक गलती हो गई। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि 1857 में भले कुछ बैकवर्ड कैरेक्टर्स थे, जैसे वापस मोनार्की को सपोर्ट करना, या कुछ लोग सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे थे, तो इस वजह से हम पूरी तरह से दूर अगर रह गए, इससे हमारी गलती हो गई। इसलिए रिवॉल्ट जैसे ही खत्म हुआ और जब मालूम पड़ा कि बंगाल में इंडिगो रिवॉल्ट चल रहा है, तो एक बंगाली मनुष्य दीनबंधु मित्रा ने लिख दिया नील दर्पण। नील दर्पण, दर्पण माने शीशा, कि किस तरह से इंडिगो फार्मर्स हमारे बेचारे पीड़ित होते हैं। आप इस नोवेल को पढ़कर, इस प्ले को पढ़कर, प्ले था नील दर्पण नोवेल के फॉर्म में, आप जान सकते हैं, शीशे में देख सकते हैं। बहुत पॉपुलर हुआ था ये। एंड दैट पुट प्रेशर ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द मूवमेंट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। अभी महात्मा गांधी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। एक्चुअली महात्मा गांधी का अभी जन्म भी नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? अक्टूबर 2, ईयर कौन सा? और डेथ कब हुआ है? डेट और ईयर याद रखा करो, बेसिक चीजें बताना। नहीं पता है तो ढूंढ लो। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पे 4 रॉन्ग है, करेक्ट ही ढूंढना है क्या? हाँ करेक्ट ढूंढना है। 1, 2 एंड 3 आंसर हो गया। महात्मा गांधी तो अभी जन्म होगा अक्टूबर 2, आगे ईयर तुम ढूंढोगे, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इधर ये भी देख लीजिए। इंडिगो रिबेलियन की हम बात कर रहे थे। इंडिगो रिबेलियन जो है ये लार्जली नॉन वायलेंट ही रहा था। वहां पर हमारे जो विश्वास ब्रदर्स हैं उन्होंने ये इंश्योर किया था कि लार्जली इंडिगो रिबेलियन नॉन वायलेंट रहे। इस वजह से ब्रिटिश ने लार्ज फोर्स यूज भी नहीं किया था। ब्रिटिश ने खुद इंडिगो कमीशन अपॉइंट कर दिया बंगाल में, और इससे बंगाल के कई जिलों में जहां पर इंडिगो प्लांटेशन चल रहा था, जैसे पाबना डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन थे, वहां खुद ब खुद इंडिगो कल्टीवेशन को रोक दिया गया था। हालांकि ये बिहार में चलता रहेगा, तभी गांधी जी आकर चंपारण में चंपारण सत्याग्रह करेंगे 1917। जो इंडिगो रिबेलियन की हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी अच्छी रही थी। किसी भी टाइप की हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ब्रेक होने के एग्जांपल्स नहीं दिखे थे। फार्मर्स थे तो फार्मर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, लार्जली नॉन वायलेंट मैनर में। इक्का दुक्का कोई इंसिडेंट को छोड़कर लार्जली नॉन वायलेंट मैनर में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पावना मूवमेंट। पावना मूवमेंट से रिलेटेड, इट अरोज इन ईस्टर्न बंगाल अगेंस्ट लैंडलॉर्ड ऑपरेशन एंड आर्बिट्रेरी इनहेंसमेंट ऑफ रेंट। ये सही है। पावना मूवमेंट जो है ना, पावना मूवमेंट ये इंडिगो भी इसी रीजन में हुआ था। इसके जस्ट बाद तुमको अराउंड इस टाइम में 1870s के टाइम में पावना में दिखता है। ईस्टर्न बंगाल वाला जो पार्ट है यूसुफ शाही परगना में दिखता है ना। उसका मेन रीजन था लैंडलॉर्ड का ऑपरेशन, वो पहले भी रीजन रहा है। आर्बिट्रेरी इनहेंसमेंट ऑफ रेंट, ये जो लैंडलॉर्ड होते थे ना,
ये एक्चुअली फार्मर्स अपनी जमीन पर ही खेती करने के लिए लैंडलॉर्ड को, जमींदार को रेंट देता था। क्यों? क्योंकि उसकी जमीन गिरवी होती थी जमींदार के ऊपर, तो जमींदार उससे अपनी ही जमीन पे खेती करने के लिए रेंट लेता था। करेक्ट है। द पीजेंट्स फॉर्म्ड एन एग्रेरियन लीग इन यूसुफ शाही परगना, बिल्कुल ये याद रखिएगा, यूसुफ शाही परगना 1873 में यहां पर एक एग्रेरियन ग्रुप बनता है, राइट, सो दैट इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा सके, फंड वगैरह रेज किया जाए। यहां पे मैंने मेंशन भी किया है लीगल रेसिस्टेंस के लिए, फंड रेजिंग के लिए भी। The movement was mainly characterized by legal resistance, rent strikes and limited violence. करेक्ट है, लिमिटेड वायलेंस जो है यहां पर, इसको ध्यान रखिए, लिमिटेड वायलेंस जो है, दिस सोच few of the incidents, है ना, लार्जली मूवमेंट वायलेंट नहीं था, लिमिटेड था, कहीं कहीं पर ऐसे वायलेंस देखे गए थे। एक्चुअली किसानों ने क्या किया था, किसानों ने यहां पावना में या यूसुफ शाही परगना वाला जो रीजन है, यहां पर इन्होंने जमींदार के जो लोकल आर्मी होती थी, लोकल जो उनके गुंडे होते थे, जिनको हम लठैत बुलाते थे, उनसे किसानों ने लड़ना शुरू कर दिया था। तो इसलिए थोड़ा बहुत वायलेंस दिखा था, जमींदारों के घरों पर भी अटैक किया गया था, कुछ ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर्स थे, वहां पर भी किए गए थे अटैक। It was a tribal rebellion primarily aimed at forest right in central India. Central India और पावना का कोई रिलेशन ही नहीं है, इट इज रॉन्ग। हम लोग फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ओनली 3 वर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन राइट से रिलेटेड, डेक्कन राइट्स 1875 का। अभी तक हमने इंडिगो पढ़ा, इंडिगो रिवेलियन, फिर हमने पावना यूसुफ शाही परगना का हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा। ये दोनों ना ईस्टर्न साइड में है, मेनली बंगाल वाले पार्ट में। अब हमारे डेक्कन राइट्स में, ठीक है, ये किस रीजन में हो गया, ऑब्वियसली डेक्कन रीजन में हो गया। ये डेक्कन रीजन देखो, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, इस रीजन में, पूर्णा इस रीजन। दे वर डायरेक्टेड मेनली अगेंस्ट मनी लेंडर्स रेदर देन यूरोपियन प्लांटर्स। ये करेक्ट है कि जो डेक्कन राइट्स चल रहा था, डेक्कन राइट्स स्टार्ट होता है डेक्कन प्रोटेस्ट से, पर यहां पर ना फिर वायलेंस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको डेक्कन राइट्स कह के रेफर किया जाता है। ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी डेक्कन राइट्स कह के रेफर किया गया। तो ये मेनली स्टार्ट हुआ था, जो मारवाड़ी या गुजराती मनी लेंडर्स होते थे, मारवाड़ी गुजराती मनी लेंडर कहने का मतलब कि जो मनी लेंडर वाला ग्रुप था, जो लोगों को पैसे देता था, उनकी जमीन हथिया लेता था और बेचारे किसान फिर इस साइकिल में फंस जाते थे, इनके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, द अफेक्टेड एरियाज इंक्लूड पूर्णा, अहमदनगर, सोलापुर एंड सतारा। यही डेक्कन राइट वाला रीजन है, ये रीजन करेक्ट है एकदम ये स्टेटमेंट। पीजेंट्स अटैक्ड मनी लेंडर्स हाउसेस एंड डिस्ट्रॉयड डेप्ट बॉन्ड्स एंड मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये भी किया था। किसानों ने क्या किया, उन्होंने मनी लेंडर साहूकारों के घर पे अटैक किया और वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट होता था ना, कि कहीं पर अंगूठा लगाकर हमने अपनी जमीन गिरवी रखी है, उसको लाकर जला दिया, उसको फाड़ दिया। तो इस वजह से थोड़ा वायलेंस हो रहा था, मारपीट वगैरह हो रही थी, इसलिए डेक्कन राइट का नाम दिया जाता है। ब्रिटिश ने इनका नाम चोरी डकैती में भी डाल दिया था, जिन फार्मर्स ने ऐसा किया था। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स इंक्लूडेड द डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट 1879। करेक्ट है। वैसे तो ब्रिटिश ने, जिन लोगों ने, यहाँ चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। वैसे तो ब्रिटिश ने शुरू में जिन लोगों ने मनी लेंडर्स के घर में या जमींदार के घर में घुसने की कोशिश की, उनको अरेस्ट करके जेल में भी डाला, उनके ऊपर चोरी डकैती के आरोप भी लगाए। पर फिर साथ ही साथ एक और काम क्या किया, डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट भी पास किया, जिससे कि डेक्कन के किसानों को थोड़ा रिलीफ मिला। थोड़ा रिलीफ कैसे मिला कि कुछ ऐसे किसान थे जिनके लैंड राइट्स उन्हें वापस मिल गए। मनी लेंडर्स या फिर लैंड लॉर्ड्स, या ये जो गुजराती मरवारी हम जो बात कर रहे हैं, मनी लेंडर्स, इन्होंने जो जमीन हथिया रखी थी, ये इनको वापस मिल गए कुछ रीजन पे। उनके लैंड राइट्स वापस से रिक्लेम हो गए। ये इंश्योर किया गया कि जो जमीन पर ये खेती करते हैं रेंट देकर, वो उनके ही एक्चुअल जमीन। विथ रेफरेंस टू चंपारण सत्याग्रह, यही चंपारण, ये तो सबसे पॉपुलर है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का। गांधी जी आए कब थे, 1915 में, और 1916 के लखनऊ सेशन में, है ना, रिवाइज ऐसे करना है, 1916 के लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान लीडर थे बिहार से, जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया कि भैया हमारे साथ आप चलिए चंपारण, हम आपको चंपारण मीट नहीं खिलाएंगे, आप मीट नहीं खाते, हम आपको चंपारण की बढ़िया सब्जी भात, दाल भात, भुजिया खिलाएंगे। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। यस, इंडिगो ही है बिहार में। The peasants were forced to cultivate indigo on 3/20 of their land. 3/20, इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, 3 कठिया। याद रखिएगा, 3 कठिया के अलावा 2 कठिया सिस्टम, 4 कठिया सिस्टम भी चलता था। यहां चंपारण में 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे।
Gandhi conducted an inquiry into the condition of peasants and was later included in the official inquiry committee. हाँ, इसलिए देखो पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। गांधी जी पढ़े लिखे थे, लीगल मैटर का नॉलेज था, तो जब गांधी जी ने टूर किया चंपारण के विलेजेस का, तो उनको ये बात समझ में आई कि 3 कटिया सिस्टम फार्मर्स के फेवर में तो है नहीं, क्योंकि जबरदस्ती उनको 3/20 पार्ट पर इंडिगो कल्टिवेट करना था, जिसका मार्केट में डिमांड नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मन डाई, जर्मन जो कलर थे, ब्लू कलर, वो मार्केट में आ चुके थे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो जेन्युइन है, 3 कटिया सिस्टम खत्म होना चाहिए। ब्रिटिश ने जब देखा कि अरे गांधी की पॉपुलैरिटी हो रही है, लॉयर है, तो ब्रिटिश ने खुद एक कमेटी बना दी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, और उसका मेंबर गांधी जी को भी बना दिया। तो पढ़ा लिखा होना, लीगल मैटर का नॉलेज होना जरूरी होता है, तब भी था। ठीक है जी, करेक्ट है। इट रिजल्टेड इन द इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अभी भी नहीं, ऑल इंडिया किसान सभा अभी नहीं बनेगा। हालांकि ऑल इंडिया किसान सभा में आगे जो लीडर्स आएंगे, उनमें से कई लीडर्स ने यहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, आगे जो लोग ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़ेंगे, बट डायरेक्टली ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी मैंने तुम्हें शुरू में भी बताया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी 1929 के अराउंड बनी थी। ठीक है, ये अभी 1917 का टाइम पीरियड है। चंपारण सत्याग्रह से ये हुआ कि 3 कटिया सिस्टम खत्म कर दिया गया, और साथ ही साथ जो यूरोपियन प्लांटर्स थे या मनी लेंडर्स थे, जिन्होंने फार्मर से इलीगली रेंट कलेक्ट किया था, वो पूरा का पूरा नहीं पर 25% रेंट वापस कर दिया। ठीक है, इसलिए हम इसको लिमिटेड सक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा रेंट वापस नहीं हुआ था, लगभग 25% वापस कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एंड बारदोली, ये दोनों अब कहां से रिलेटेड हो गए भैया? ये दोनों गुजरात से रिलेटेड हो गए। और खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह, वैसे तो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के शुरू के 3 एक्सपेरिमेंट में से एक है ना, 1918 वाले टाइम पीरियड में। और जो बारदोली है, बारदोली में डायरेक्टली गांधी जी नहीं गए थे, बट गांधीयन आइडियल्स पर ही वल्लभ भाई पटेल ने इस सत्याग्रह को लीड किया था। और यहीं पर इनको बारदोली के विमेन ने कौन सा टाइटल दिया था? सरदार का। फिर गांधी जी ने उस टाइटल को पॉपुलराइज करवा दिया। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए दैट द टाइटल ऑफ सरदार इज गिवन टू वल्लभ भाई पटेल बाई, पहला आंसर होगा वीमेन ऑफ बारदोली। पर अगर वो ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में एम के गांधी है, तो आप एम के गांधी को चूज करेंगे। ठीक। खेड़ा सत्याग्रह वाज कनेक्टेड विद क्रॉप फेल्योर एंड डिमांड फॉर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। बिल्कुल 1918 में ये जो खेड़ा सत्याग्रह चल रहा है, यहां पर फार्मर्स का डिमांड ये था रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग कि सिंस हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो खुद ब्रिटिश रेवेन्यू कोड ये कहता है कि जब आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो या पिछले साल के प्रोडक्शन से 25% से भी कम हो, तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। ब्रिटिश ने उल्टा रेवेन्यू बढ़ा दिया था। क्या बोलकर बढ़ा दिया था कि वॉर टाइम है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है, हमको पैसे की बहुत ज्यादा नीड है, हम तुमसे और ज्यादा पैसा लेगा, हम तुमसे 3 गुना लगान वसूल करेगा, लगान मूवी की तरह। तो ब्रिटिश ने बढ़ा दिया था। खेड़ा सत्याग्रह का ये एक मेन रीजन था। बारदोली सत्याग्रह वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल अगेंस्ट इनहेंस्ड लैंड रेवेन्यू रेट्स। सेम वही चीज है, टाइम बस 1928-29 का है। द टाइटल सरदार बिकेम एसोसिएटेड विद वल्लभ भाई पटेल ड्यूरिंग बारदोली, अभी मैंने बताया, करेक्ट। बोथ खेड़ा एंड बारदोली वर प्राइमरली वायलेंट। बोथ खेड़ा एंड बारदोली वर ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो वायलेंट कहां से होंगे भैया? नॉन वायलेंट। ओनली 3 आर करेक्ट। इनकरेक्ट तो नहीं पूछ रहा है ना, करेक्ट इनकरेक्ट देखते जाना, ये ध्यान से देना है प्रीलिम्स में। ठीक है, ये आपका एसएमएस ट्रांसलेशन रहा हमारे एसएमएस स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मोपला रिबेलियन। चलिए, इंडिया के अलग अलग पार्ट के हम पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बोला ना कि फार्मर्स प्रोटेस्ट तुम्हारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं गलती हो आपसे, क्वेश्चन बने। मोपला रिबेलियन ये मालाबार रीजन, कहां पर था मालाबार? हाँ सही पकड़े हैं, प्रेजेंट डे केरला वाला रीजन प्राइमरली यहां पर हुआ था। मोपला रिबेलियन में एक्चुअली तो मोपला रिबेलियन फार्मर्स प्रोटेस्ट के रूप में स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे ना, शुरू में गांधी जी ने इसका सपोर्ट भी किया, बट धीरे धीरे इट टर्न्ड कम्युनल। एक्चुअल में वहां पे जो मनी लेंडर्स थे या वहां पे जो जमींदार थे वो हिंदू जमींदार थे, और जो फार्मर्स थे वो मुस्लिम फार्मर्स। तो शुरू में ये फार्मर प्रोटेस्ट में स्टार्ट हुआ था, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट में। अल्टीमेटली कैसे कन्वर्ट हो गया? हिंदू जमींदार हिंदू मनी लेंडर्स के घरों पर अटैक हो गए, तो कम्युनल राइट्स हो गए थे। खुद गांधी जी ने मोपला रिबेलियन से अपना सपोर्ट खींच लिया था। शुरू में ये खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में चल रहा है मोपला रिबेलियन, बट फिर गांधी जी उससे अपना हाथ खींच लेंगे। याद रखना है, इट ऑकर्ड इन द मालाबार रीजन, करेक्ट।
द मोपलाज वर मुस्लिम टेनेंट्स, अभी बताया मैंने, फेसिंग ग्रीवांसेस सच एज हाई रेंट एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये हाई रेंट लेने वाले होते थे हिंदू जमींदार, इसलिए वो कम्युनल एंगल भी आगे हो गया था, कम्युनल राइट्स हुए थे। करेक्ट। द मूवमेंट बिकेम लिंक्ड विद खिलाफत एजिटेशन बट लेटर एक्वायर्ड अ कम्युनल ओवरटोन। अभी मैंने बताया खिलाफत एजिटेशन के साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट कम्युनल होने की वजह से गांधी जी ने इससे सपोर्ट वापस ले लिया था। इट वॉज मेनली मूवमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल। देखो बंगाल में बहुत हुआ है बट ये बंगाल से रिलेटेड नहीं है। 1, 2 एंड 3 करेक्ट। मोपला रिबेलियन के लिए याद रखेंगे मालाबार केरला रीजन के फार्मर्स ने स्टार्ट किया, मोस्टली वो मुस्लिम फार्मर्स थे, वहां तो जमींदार मनी लेंडर्स थे वो हिंदूस थे। हालांकि शुरू में ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के रूप में स्टार्ट हुआ, फिर कम्युनल एंगल लेता है। दैट्स वाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन के ड्यूरेशन में इससे अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। शुरू में सपोर्ट दिखाया पर फिर सपोर्ट वापस ले लिया। ब्रिटिश ने भी काफी वायलेंटली मोपला रिबेलियन को कंट्रोल किया था, कई लोगों को गोली मार दी गई, अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर एक टेबल दिया हुआ है ना, ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। पहला क्या है, पीजेंट मूवमेंट, दूसरा है एसोसिएटेड फीचर। पहला है इंडिगो रिबेलियन, हम पढ़ चुके हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा का लिखा हुआ फेमस प्ले, बहुत बढ़िया। ऐसा ही एक दर्पण सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए भी होनी चाहिए कि स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में सीट ज्यादा इंक्रीज हो। कोई बात ही नहीं करता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की, और सरकार से ज्यादा बात करो तो सरकार तो आजकल खैर, बट होना चाहिए एक दर्पण ना सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए। डेक्कन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेट बॉन्ड्स, अभी मैंने बताया, इसके वजह से थोड़ा लिमिटेड वायलेंस भी दिखेगा। बारदोली सत्याग्रह 1928-29 के ड्यूरेशन में, कहां पर, गुजरात में रेवेन्यू रेट इंक्रीज किया गया था। गांधी जी के आइडियल्स पे चलते हुए वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, यही सरदार टाइटल मिला। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में, कांग्रेस का जब फेमस लखनऊ 1936 सेशन चलता है। अच्छा, लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन है गाइज, कौन है लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट? आप सबके प्यारे, आगे तुम सोच लो कौन है। लखनऊ में लखनऊ बोल रहा हूं, 1936 में कांग्रेस का 2 सेशन हुआ है। कांग्रेस सेशन की बात करें ना, 2 सेशन हुआ है। तो 2 सेशन के क्या क्या फीचर है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर तुमने पढ़ा है तो रिवाइज करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ शॉर्ट में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यहीं पर ऑल इंडिया किसान सभा बनाई। स्वामी सहजानंद सरस्वती के अलावा बाकी भी लीडर्स थे, जैसे एनजी रंगा है ना, इंदुलाल याग्निक, आगे जाके जयप्रकाश चंद्र नारायण, इन लीडर्स ने भी ज्वाइन किया था। ठीक, चारों मैच करेक्ट थे, है ना, ऑल 4 आर करेक्ट, ऑल 4 आर करेक्ट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया किसान सभा, जिसकी बात हम तब से करते आए हैं। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1936 एट द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो कांग्रेस को नहीं, इसका फायदा भी आगे होगा जब इलेक्शंस होंगे, इवन प्री इंडिपेंडेंट भी जब इलेक्शंस होंगे, जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी तब भी किसानों ने वोट किया। आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश में किसानों ने वोट किया। वहां तो अभी भी कांग्रेस की पॉपुलैरिटी है, अभी भी, अब काफी टाइम बीत चुका है बट अभी भी है। अभी भी जो पुराने बूढ़े हमारे दादा दादी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनका अभी भी है कि अरे नहीं, नेहरू जी की पार्टी है, इंदिरा जी की पार्टी है। तो किसान सभा का फॉर्मेशन कांग्रेस के ऑफिस से 36 में होता है, इसका खूब फायदा हुआ आगे भी कांग्रेस को। स्वामी सहजानंद सरस्वती was associated with its leadership. Yes, its manifesto demanded abolition of जमींदारी and occupancy rights for all tenants. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि जमींदारी खत्म नहीं कर दी गई थी। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी ना 1937 इलेक्शंस के बाद, तो यूनाइटेड प्रोविंस में भी बनेगी, बिहार में भी बनेगी, तो इन्होंने जमींदारी खत्म नहीं की, एक्चुअली करवा नहीं पाए, क्योंकि कई जमींदार भी कांग्रेस के मेंबर थे। बट हाँ, लैंड टेनेंसी वापस, जो टेनेंट फार्मर्स थे उनको लैंड राइट्स वापस मिल गया था। मतलब जो किसान पहले अपनी ही जमीन पर खेती करने के लिए रेंट देता है, अब उसको रेंट देने की जरूरत नहीं है, वापस उसको लैंड राइट्स दे दिए गए थे। ये सब रिलीफ मिला था। बेगारी इलीगल कर दी गई थी कि भाई अगर कोई किसान, लैंडलेस फार्मर किसी दूसरे जमींदार के खेत में काम कर रहा है, उसको पैसा देना होगा, फ्री में सिर्फ 2 वक्त की रोटी देके काम नहीं करवा सकते। इट वॉज फॉर्म्ड बिफोर द चंपारण सत्याग्रह, ये तो पूरी तरह से करेक्ट है। 1, 2 and 3 ओनली अगेन। ठीक है, ये आपका आज का सेशन था किसान मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड। आज के लिए हम और जो बाकी क्वेश्चन है वो भी हम आगे कर लेंगे, सो दैट पीजेंट मूवमेंट के क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपके गलत ना हो। ओके, सो कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, जय हिंद।